आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज। आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं कि साइक्लोफेन किसे कहा जाता है। साइक्लोफेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग प्रतिस्थापित भी हो सकता है या अप्रतिस्थापित या अनसब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है। और इस तरह का होता है कि जिसके दो ऐसे कार्बन जो कि निकटवर्ती न हो यानी ऑर्थो पे न होकर मेटा या पैरा पोजिशंस पर एक एलिफेटिक चेन लगा हुआ हो। और जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, यदि वो पैरा पोजिशंस पे एलिफेटिक चेन्स लगा हुआ, देखिए ये और ये दोनों आपस में पैरा हैं और इनमें एक एलिफेटिक चेन लगा हुआ हो, तो ऐसे साइक्लोफेन को एंसा कंपाउंड्स कहा जाता है। ये जो चेन्स हैं ये आपस में मेटा पोजिशन पर भी हो सकते हैं और ये पैरा पोजिशन पे भी हो सकते हैं, ऑर्थो पोजिशन पे नहीं होंगे। तो ये ऐसे यौगिक कई बार जब सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, आप देख सकते हैं एक हैंडल की तरह से ये बेंजीन रिंग पर ये जो प्रतिस्थापित है दो जगह पे लगा हुआ है। और लैटिन में एंसा का मतलब हैंडल होता है। तो पैरा पोजिशन पे ऐसे लगता है कि जैसे बेंजीन रिंग पर एक हैंडल लगा हुआ हो, इसीलिए इसको एंसा कंपाउंड कहते हैं। तो एंसा कंपाउंड जो है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पैरा पोजिशन पे दो हेट्रो एटम्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस तरह से एक एल्काइल ग्रुप या एल्काइल चेन इसमें लगा हुआ है दोनों पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। और ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। सममित इसलिए नहीं है क्योंकि इसके यहाँ पर इस पोजीशन पर जो ऑर्थो पोजीशन पे है ब्रिज के, उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापित या ब्रोमो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। जिस तरफ ये सब्स्टिट्यूएंट हो और जहाँ पर इस प्लेन को छोड़कर जिस प्लेन पर ये सब्स्टिट्यूएंट है या रिंग है, उस प्लेन को छोड़कर जो पहला CH2 यानी निकटवर्ती CH2 होता है, उसको हम पायलट CH2 कहते हैं। और इस रेफरेंस पॉइंट से, इस संदर्भ बिंदु से जो जुड़ा हुआ हेट्रो एटम है उसको नंबर 1 देते हैं और उसके बाद वाले को 2 और उसके बाद वाले को 3। आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज्ड है, इसलिए इसका आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसी तरह से जो ये कंपाउंड है इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हेट्रो एटम्स हैं और ये तल है बेंजीन रिंग का, एरोमेटिक रिंग का, इससे जुड़ा हुआ जो पहला एटम है वो ये है जो कि इस तल पर नहीं है। और यहाँ से हमने 1, 2 और 3 इस तरह से मार्किंग की और ये भी आर सब ऑप्टिकल आइसोमर या आर आइसोमर है, आर स्टीरियो आइसोमर है। तो इस प्रकार से हम इसका जो आर या एस कौन सा आइसोमर है वो निकालते हैं। तो ये जो मैटर है वो इधर लिखा हुआ है और इसको हमने नासीपुरी के स्टीरियो केमिस्ट्री से लिया हुआ है, उठाया है। और अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी करके आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें याद करना है वो है कि इस तरह के हेलिकल कंपाउंड्स जो हैं वो अगर तल से उभरा हुआ, ये तल से उभरा हुआ हिस्सा है, ये बिलो द प्लेन या तल से नीचे है, तो जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ से चलकर अगर हम जो नीचे की तरफ है वहाँ जाते हैं, तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ से जो तल से नीचे की तरफ जाने वाला डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज है तो उसको कहते हैं प्लस, उसकी जगह लिखते हैं P। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, अप साइड से डाउन साइड,
तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है उसे कहते हैं माइनस या माइनस का m हेलिसिटी। तो ये p आइसोमर है और ये m आइसोमर है। तो इन बातों को हमने याद किया और अब हम देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमें ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं और बाय चांस की बात है कि हमने अभी जो दोनों एग्जांपल्स किए हुए हैं, अभी जो हमने दो बातें याद की हैं उनमें ये दोनों एग्जांपल्स हैं और इसका हमने एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ लिया है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट जो है वो m है और जो सेकंड है r है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करें, याद कर लेते हैं कि एक क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं 23 होते हैं। उनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दिखाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। और प्लेन को कहाँ रखा गया है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इस तरह के, ऐसे, इस प्रकार और इस प्रकार से, ये तीन। उसके बाद ये डायगनली और इस तरह से काटा हुआ है एजेस के थ्रू। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 सिमेट्री प्लेन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर में होते हैं। उसी तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरह से होते हैं। जो कि देखिए अब 2 फोल्ड जो है ऑपोजिट एजेस से निकल रहा है, ये ऑपोजिट कॉर्नर से C3 निकल रहा है और ये ऑपोजिट साइड्स से 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकल रहा है क्यूब में से। और टोटल जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं वो उनका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है बीच में, टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं 23 हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री 9, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, टोटल है 23, जो कि इससे पहले वाले स्लाइड्स में आपको दिखाया गया है। अ क्यूब डज नॉट हैव सिमेट्री एलिमेंट। एक क्यूब में इनमें से कौन सा सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता? हमने देखा ये है, ये है, ये है और ये एलिमेंट नहीं होता है। तो नहीं होता है पूछा गया है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी C6। क्यूब में ये सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है। सो दिस इज द आंसर। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ये रिएजेंट्स हमें दिए हुए हैं और ये 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें अपना आंसर चुनना है। तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो पहले वाला जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लैक्टोन रिंग है और जो हमें HBr दिया हुआ है इससे ये लैक्टोन रिंग जो है वो ओपन होता है, ये खुल जाता है। और उसके बाद ये एस्टरिफिकेशन के लिए है, फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और यहाँ से हाइड्रोलिसिस होता है। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। किस प्रकार से है आइए देखते हैं। ये सबस्ट्रेट हमने लिया और HBr से रिंग ओपनिंग की हमने, आप देख सकते हैं कि प्रोटोनेशन हुआ है। वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और यहाँ सॉरी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर O+ और यहाँ पर OH, यहाँ पर ये चेंज हो गया है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से दिखाए हैं। और ये जो सेंटर है हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये सेंटर जो है सॉफ्ट सेंटर है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। तो Br जो है वो इस जगह पे आक्रमण करेगा जिससे कि ये रिंग ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड के, ये जो बॉन्ड है वो टूट रहा है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन, क्योंकि O+ उसके पास आ गया है, उसने अपनी ओर ले लिया और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। ये जो OH है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बॉन्ड टूट गया और इसके साथ लगा है Br, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो CH2 है वो यहाँ पर है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट था एस्टरिफिकेशन के लिए MeOH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आप देख सकते हैं कि एस्टरिफिकेशन OH का OMe में एसिड का एस्टरिफिकेशन हो गया है और उसके बाद SN2 रिएक्शन नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास ये था और Br- इसमें से इसमें से निकल गया है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर उसने पोजीशन ले ली है। उसके बाद है इसमें
वर्कअप होगा H3O यानी डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि ये बॉन्ड एस्टर जो है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो इमाइड ग्रुप है उसका वो भी रिंग ओपनिंग इस यहाँ पर हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी विल गेट दीज प्रोडक्ट्स, और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये सारा उसका एक्सप्लेनेशन था। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए इन सब चीज़ों को इनको नोट कट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको एसीटोन का हेक्साफ्लोरो डेरिवेटिव हमको यहाँ पर दिया हुआ है, और टेट्राकिस ट्राई मिथाइल फॉस्फीन प्लेटिनम ज़ीरो का जो रिएक्शन है इस एसीटोन डेरिवेटिव के साथ हो रहा है, और इससे जो होगा वो एक ऑक्सीजन मेटलो ऑक्सीजन रिंग बनता है। और ये जो दूसरे ऑप्शंस हैं इनमें से एक, यहाँ जो दो ऑक्सीजन रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज़ रॉन्ग, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम हुआ है। ये इन दोनों के रिएक्शन से इस तरह से ऑक्सीजन बनेगा और 2PME3 जो है इसमें से निकल जाएगा। सो ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, जिसको कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथर कॉम्प्लेक्स या बोरोन ट्राइफ्लोराइड डाइथाइल इथरेट के नाम से भी जाना जाता है। ये कई रिएक्शंस में यूज़ होता है जहाँ पर लुईस बेस की ज़रूरत है, या फिर जहाँ पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ज़रूरत है। तो इजी टू हैंडल कंपैरेटिवली ये रिएजेंट होता है। तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड के सोर्स या लुईस एसिड के सोर्स के रूप में इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट का इस्तेमाल किया जाता है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है और हमको जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का इथरेट हमें दिया हुआ है, और कोई रिएजेंट इसके अंदर नहीं है। हमारे पास है इपॉक्साइड रिंग, हमारे पास है इपॉक्साइड रिंग, क्योंकि ये लुईस एसिड है ये रिंग ओपनिंग करेगा, और इस वजह से जो है आप देख सकते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। ये अपर साइड में ये दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं। इपॉक्साइड रिंग जो है प्लेन के नीचे है। तो अगर रिंग ओपनिंग होती है ऐसे में यहाँ रिंग ओपनिंग होती है, जैसे BF3 यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन को वो लेने की कोशिश करता है। तो ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र होगा। आप देख सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा, और इसके अलावा ये जो CH3 है अबव द प्लेन, और यहाँ पर हाइड्रोजन है अबव द प्लेन। अबव द प्लेन क्यों है? क्योंकि बिलो द प्लेन जो है ये इपॉक्साइड रिंग बनी हुई है। इपॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन है, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अबव द प्लेन होगी। और यहाँ पर अगर BF3 ने अपना इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, इन दैट केस या तो ये माइग्रेट करे या तो ये माइग्रेट करे। यहाँ हाइड्रोजन का माइग्रेशन इजी होगा CH3 के माइग्रेशन से, क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है, इसलिए हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और जैसे हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा इस जगह पर, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो ये CH3 था जो अबव द प्लेन, वो बिलो द प्लेन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये जो CH3 बिलो द प्लेन चला जाएगा और ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दिखाया है, यहाँ पर CH3 का माइग्रेशन दिखाया है वो गलत है। यहाँ पर एक और CH3 दिखाया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर OH बनाया हुआ है, जैसे OH और C डबल बॉन्ड C यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कोई और रिएजेंट ऐसा नहीं है कि OH या इस तरह से
इसका ये प्रोडक्ट बन सके, तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। लेट अस सी कि किस तरह से है ये देखिए BF3 और ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन। हम हाइड्रोजन का माइग्रेशन एंटी होगा, ये बिलो द प्लेन है, तो ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट करेगा। इस तरह से CH3 जो है वो नीचे चला जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस वाले कार्बन पर जहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। इसके बाद जो है BF3 इसमें से निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर रह जाएगा। तो हमारे पास किसी भी हालत में इससे आगे, क्योंकि कीटो ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इनॉल से, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर ए था हमारे आंसर के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन को करने से पहले मैकमरे कपलिंग को याद कर लेते हैं। इस में टाइटेनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, या लो वैलेंट टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और एक किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। और इसमें होता क्या है वो देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं यहाँ पर, और मैकमरे कपलिंग के द्वारा उसके वजह से ये डबल बॉन्ड O जो है ऑक्सीजन, ये दोनों हट जाएंगे, और इन दोनों कार्बन को आप इकट्ठे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा। तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इनके ऑक्सीजन को हटा दीजिए और इन दोनों कार्बन को C डबल बॉन्ड C से आपस में जोड़ दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हो सकता है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है, बशर्ते यहाँ जो कार्बन है वो इतने संख्या में हो ताकि एक स्टेबल रिंग यहाँ पर बन सके। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर 6 कार्बन है, और ये दोनों, ये भी 6 मेंबर रिंग है, और ये जो दो ऑक्सीजन है वो उनकी जगह पे डबल बॉन्ड यहाँ पर C डबल बॉन्ड C बना है, और पहले और छठे कार्बन पर 3 कार्बन का चेन, 1 2 3 कार्बन का चेन जैसा था वैसा ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है। एज सच देयर इज नो चेंज इन दिस चेन्स। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमें देखते ही समझ में आ जाता है, जैसे ही हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी रिड्यूसिंग एजेंट को देखा है और लो वैलेंट टाइटेनियम हैलोजन हैलाइड को देखा है, तो हमें मालूम पड़ जाता है मैकमरे रिएक्शन इसके अंदर होगा। मैकमरे रिएक्शन होगा, ये गिनते हैं कि कितने कार्बन है। ये 6 हैं, 6 के अलावा ये 7 8 9 10, तो 10 कार्बन का इसमें चेन है, या पहला और 10वां कार्बन जो है आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ अगर इन दोनों ऑप्शंस को देखें हम, तो दीज आर 6 के बाद 7 8 9, तो 9 कार्बन है, जो कि आंसर इज रॉन्ग। ये भी इसी वजह से गलत है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर OMe है, और इसमें हम देखें कि कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कार्बन ऑप्शन इज रॉन्ग। तो ये हमारा आंसर होगा। हम सिर्फ मैकमरे जो रिएक्शन है उसके द्वारा ही हम इस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। H3O प्लस है, तो यहाँ OH हो जाएगा, और अगर यहाँ OH हो जाएगा उसका कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म में कीटो फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से इसका जो कीटो फॉर्म है वो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। सो लेट अस सी कि किस तरह से ये होता है। कुल मिला के हम मैकमरे कपलिंग के द्वारा ही आंसर बी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर जानना ज़रूरी है। लेट अस सी हाउ इज़ इट हैपनिंग। ये मैकमरे रिएक्शन हुआ, पहला और 10वां जो कार्बन है वो आपस में C डबल बॉन्ड C से जुड़ गए हैं। ये CH3 जो है वो ये रहा, और ये जो OMe है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके बाद H3O प्लस की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस हुआ है पहले, और एसिडिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस हुआ है। यहाँ पर एक प्रोटॉन जुड़ा है, जिससे ये C डबल बॉन्ड C sp2 हाइब्रिडाइज जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड में चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ है, O के ऊपर प्लस आया है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर एक नया बना है, और हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये कीटो ग्रुप में चेंज हो गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है।
The major products A and B in the following reaction sequence are. तो ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है और हमें H2O2 NaOH दिया हुआ है और देखते ही हमें लगता है कि यहाँ C डबल बॉन्ड C है तो ऑक्सीडेशन होगा। और उसके बाद NH2 NH2 ACOH है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है तो इसके साथ रिएक्शन होगा विटिग, सॉरी नॉट विटिग, इसका रिडक्शन होगा और CH2 में ये चेंज हो जाएगा। तो किस प्रकार से हो रहा है वो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे हम अगर इसको देखें, ये अबव द प्लेन है और अबव द प्लेन है तो यहाँ ये जो इपॉक्साइड रिंग बन रहा है स्टेरिक हिंडरेंस फेस करेगा तो ऊपर की तरफ से ये जो डबल बॉन्ड C है उस पर ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ से या ऊपर की साइड में इस तरह से नहीं लग सकता, क्योंकि इसका स्टेरिक हिंडरेंस है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आउटराइटली कैंसिल हो जाते हैं। देखिए इपॉक्साइड रिंग जो है बिलो द प्लेन यहाँ पर बना है तो A और B में से हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हो रहा है NH2 हाइड्रोजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ACOH। तो जो C डबल बॉन्ड C है वो जो है CH2 में कन्वर्ट हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर ये जो इपॉक्साइड रिंग जो है वो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए वो एसिड के प्रेजेंस में और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में वो टूट जाएगा। टूट कर ये OH में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एक डबल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से C डबल बॉन्ड C क्रिएट होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B। सो लेट अस सी किस तरह से होता है। ये जो इपॉक्साइड रिंग का बच जाना और इस तरह से CH2 का यहाँ बन जाना, जो कि आमतौर पे हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस में, वो यहाँ पर नहीं होगा। कैसे, लेट अस सी। तो ये है अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यहाँ पर हुआ है इपॉक्सीडेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो बिलो द प्लेन इपॉक्सीडेशन होगा क्योंकि अबव द प्लेन यहाँ पर CH3 है और उसके बाद हाइड्रोजीन के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से कॉन्जुगेशन में C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O है, इसकी वजह से ये रिंग ओपनिंग हुई है और एसिड के प्रेजेंस में वर्कअप होने पर यहाँ पर से नाइट्रोजन का लॉस होगा और वी विल गेट दिस प्रोडक्ट B. So this is the correct answer in this question. The reaction that gives E2 methyl is the major product is. ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें पूछा है ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, तो इन चारों में से कौन सा देगा। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है जो हम ढूंढेंगे इसमें से कौन से में होगा। और इसमें से ऑप्शन जो D है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन इसको हमें अपने वर्क करना पड़ेगा, इसको लिख कर करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ये हमारा A है, A सबस्ट्रेट है और हमने बोरोन ट्राइफ्लोराइड का इथरेट हमने देखा कि ये एक लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। ऑक्सीजन के पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया। ये सिंगल बॉन्ड है और हमें यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होना है। एंटी एलिमिनेशन होने पर ये जो है वो ट्विस्ट होगा। ट्विस्ट होने पर जो SiMe3 जो है ये अबव द प्लेन और अबव द प्लेन है, ज्योमेट्री इसकी फेवरेबल नहीं है, इसीलिए ये रोटेट होगा और ये बिलो द प्लेन चला जाएगा। बिलो द प्लेन जाने से ये अबव द प्लेन आएगा और जिससे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये अबव द प्लेन आया है तो उसका मतलब इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। इसको क्लियर करती हूँ, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह आ जाएंगे रोटेशन के बाद। कुल मिलाकर ये जो एल्किल ग्रुप है वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में यहाँ का एल्किल ग्रुप है, और जिसकी वजह से ये ग्रुप भी गया और ये भी ग्रुप गया और C डबल बॉन्ड C यहाँ पर बना है और ये दोनों ग्रुप्स एक ही साइड में
आ गए हैं। तो ये जो है Z आइसोमर है, हमें E आइसोमर हमें चाहिए। सो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमें ऑप्शन बी हमने यहाँ पर ऑप्शन बी हमने यहाँ पर देखा है, और H3PO4 के साथ यहाँ पर फिर वही एसिडिफिकेशन हुआ है इसका, OH ग्रुप का एलिमिनेट होता है ये आसानी से H2O के रूप में, और E1 एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन वाली कोई बात नहीं रहेगी। हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन है वो हमें प्राप्त होगा या प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ई एल्कीन प्राप्त हुआ है, लेकिन अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर देखें तो ये वो कंपाउंड नहीं है जो हमें प्रोडक्ट के रूप में पूछा गया। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। इस वाले में देखते हैं कि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई गई है, और सब एज अ बेस इसने काम किया है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन H+ हुआ, ये C- के रूप में बना, न्यूक्लियोफाइल बना है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसमें हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो विटिक रिएक्शन दे सकता है ये, और विटिक रिएक्शन की तरह रिएक्शन बना, ऑक्सोफॉस्फेटेन जो है इंटरमीडिएट इस प्रकार से बना है, और ये क्योंकि 4 मेंबर ड्रिंक है, इसमें फ्री रोटेशन नहीं है, तो जैसे इसका सिचुएशन है उसी सिचुएशन में यहाँ से एलिमिनेशन होगा। ये दोनों ग्रुप्स जो है एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, तो ये Z आइसोमर बना है, बाकी सब ठीक था लेकिन द आइसोमर इज Z, सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन जो डी है उसको देख लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LiH-MDS इज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, ये एक अच्छा बेस है ये, और इस वजह से यहाँ से इसने एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, निकाल लिया, और C- यहाँ पर बना है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो यहाँ पर से ही हाइड्रोजन निकलेगा, और उसके बाद इसका एल्डिहाइड के साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस न्यूक्लियोफाइल का हुआ, जिससे कि हमको ये प्रोडक्ट देखिए, ये जो हिस्सा है वो यहाँ जुड़ा हुआ है, और बाकी सारा जो कंपाउंड है वो एज सच यहाँ पर है। तो इसके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये नया बॉन्ड बना है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का इस तरह से शिफ्ट आप देख सकते हैं, और जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है। ये रिएक्शन इस तरह से होगी, और SO2 इसमें से अल्टीमेटली निकलेगा, और एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पर E आइसोमर बनेगा। अगर आप इस कंपाउंड को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि ये C सिंगल बॉन्ड C है, और जो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड था वो क्योंकि टूट गया है यहाँ से, और ये वाला जो बॉन्ड है वो भी टूट गया है, तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड तो है, इंटैक्ट है, वहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया है, और ये जो कार्बन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड था वो क्योंकि टूट गया है, इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। ये जो रिंग थी वो टूट गई है, और इसमें रोटेशन अब संभव है या पॉसिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन हो सकता है, यानी ये रोटेशन होगा, और ये जो अब एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं वो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, ताकि ये जो ग्रुप है और ये ग्रुप है एलिमिनेट हो सकें। कैसे? एंटी एलिमिनेशन के द्वारा। इसकी वजह से हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो एंटी या ई पोजीशन पे हमको ये मिलेगा। इसका जो आइसोमर होगा वो ई आइसोमर होगा, इस तरह से रोटेशन की वजह से। सो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।